सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। In the last video we had talked about use of pair conjunction like nothing else but and along with action, purpose and conjunction. I hope that कि आप सभी ने उस चीज़ को घर में देखे होंगे और समझने का प्रयास बिल्कुल किए हों इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग एक एक बेहतर लेवल पे दायरे पे काम करते जा रहे हैं और एक एक चीज़ को फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो नाउ लेट्स टाइम टू डिस्कस। अब वक्त हो चुका आपको उसी से एक दायरे से मिलाने का, तो देखना यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जो बात हम लिखे हैं आपके सामने, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। बात करते हैं हार्डली का, रेयरली का, बेयरली का, ठीक है। तो ये भी एक कंजक्शन के सेंस में आते हैं, लेकिन कंजक्शन के सेंस में आने से पहले इसमें क्या छुपा है? निगेटिव सेंस है। क्या है? निगेटिव सेंस है। मतलब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं कि अगर इन सभी को अगर कंजक्शन के तौर पर अगर सेंटेंस के पहले रूप में दिया जाए, तो अगर किसी एरर में आगे चलकर अगर नोट लगा दिया जाए या नोर लगा दिया जाए या नेवर लगा दिया जाए, तो आपको ध्यान देना है कि कंजक्शन का जो भी बातचीत होगी पेयर कंजक्शन रूप में, हार्डी के जिसे मान लेते हैं वेन होता है, तो वेन तो रखेंगे ही, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर यहाँ जिक्र कर दिया गया नोट का या नोर का या नेवर का, तो आपको करना क्या है कि जब ऑलरेडी ये निगेटिव का सेंस है तो इनके आगे चलकर नो, नोट, नेवर का यूज नहीं होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं सोचा कि इसको साथ आपके साथ में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो बातचीत हमारे सामने कंसेप्ट हुआ। अब आपके सामने एक नया दायरा आपके लिए जुड़ रहा है जो बेहतर लेवल पे है और एक एग्जाम में वो आता है हमेशा, तो उसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं। इस बात को आप चाहे तो VVI उसको लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे बात हम करने वाले हैं आज आपके सामने, जिसका हम टाइटल दे रहे हैं कंजक्शन ऑफ प्लेस। देखना यहाँ पे जो बात हम आपके सामने लिखे हैं कंजक्शन ऑफ प्लेस, अब गौर करना इस बात को है कि कंजक्शन ऑफ प्लेस की बातचीत हम कैसे बात करेंगे। इसको अगर एरर में लागू करना होगा तो कंजक्शन ऑफ प्लेस की क्या सेंस हो सकती है, क्या खेल हो सकता है और क्या कंसेप्ट हो सकता है। तो देखिए बात हमारे सामने जब कंजक्शन की हो रही है और साथ ही साथ प्लेस की हो रही है, तो थोड़ा सा पार्ट में हम इसको तोड़कर बोलना चाहे कंजक्शन की, तो कंजक्शन वर्ड्स कह देने से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी की बातचीत हम आपके साथ शुरू से लेकर है। लेकिन बात हमारे सामने प्लेस की हो रही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। प्लेस भी आप समझ रहे, लेकिन यहां पे प्लेस का सेंस कंजक्शन के तौर पे कैसे काम करता है। अगर किसी एरर में अगर हम प्लेस का बोध कराना चाहे और उस प्लेस की बोध कराने के लिए उसमें कोई कंजक्शन वर्ड हम लाएंगे, वो क्या वर्ड हो सकता है, क्या कंसेप्ट हो सकता है। तो इसी बातचीत को बताने के लिए हम कुछ कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं पहला वर्ड आपके सामने जुड़ रहा है वेयर, ठीक है। इसके बाद आपका जुड़ रहा है वेंस, और आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो जुड़ता है वेयर एवर। मतलब ये जितने भी वर्ड मैं आपके सामने लिखे, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि कंजक्शन ऑफ प्लेस की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने उस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड हम लाने का कोशिश करेंगे, एरर में लागू करेंगे, वो होता है हमारा वेयर या वेंस या वेयर एवर का। ये बातचीत हमारे सामने यही हुआ जी। तो अभी एक इसको खेल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए हम ले लेते हैं, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल आपके लिए क्या बोलता है। चलिए अब आपके लिए एग्जांपल जुट गया है, तो बोलता है कि आई नो वेयर इज सी लाइव्स। तो देखिए अभी बात जब हमारे सामने हो रही है, ये जो हमारे सामने जुट रहा है, इसको एक सेंटेंस मान सकते हैं या एक क्लोज बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लोज बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या सेंटेंस मान सकते हैं। फिर आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं तो इसको भी सेंटेंस 2 मान सकते हैं, सेंटेंस 2 मान सकते हैं, सेकंड क्लोज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेकंड क्लोज भी लिख दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए आप हमारे बात इन दोनों को ऐड करने के लिए, इसी दोनों को जिक्र करने के लिए ये जो वर्ड हमारा आया हुआ है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए ये जो वर्ड आया है, यही हमारा क्या बनेगा? कंजक्शन ऑफ प्लेस का बोध करा रहा है। क्या हो रहा है? कंजक्शन ऑफ प्लेस का बोध करा रहा है। यानी अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम कंजक्शन के तौर पर कोई वर्ड हम लाएंगे तो कंजक्शन का खेल तो काम करेगा, लेकिन
साथ ही साथ मेरा सेंस क्या काम करना है, प्लेस का बोध कराएगा। यानी वेयर का बातचीत यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर आया, लेकिन यहाँ इसमें प्लेस का भी सेंस साथ ही साथ हमारा छुपा हुआ है। मतलब क्या होता है कि आई नो, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। एंड इस कंडीशन में वेयर जो बात, इन दोनों को रिलेट करके जो बात आया ना वेयर, यही हमारा कंजंक्शन और प्लेस का खेल काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये खेल आपको समझ में आया होगा, बस आप इसको घर में देखेंगे आ रहा होगा समझ में। तो बढ़ते आगे एक और चीज़ का तो देखना है। अब आइए देखना है कि पिछली चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया धारा आपके लिए जुड़ गया, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा गया हमारे लिए कि कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो बात जब हमारे सामने टाइम की होती है तो उसको कंजंक्शन के रूप में कैसे काम करता है, या इसको ऐसे समझा जाए कि जब कंजंक्शन वर्ड हम लाएंगे उसमें टाइम का सेंस क्या छुपा हुआ रहता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीका से मैंने आपको सिखाने का काम करो। आप बात करें टाइम का, तो टाइम का सेंस लेकर आएगा तो कंजंक्शन में कैसे काम करेगा, या कोई कंजंक्शन वर्ड आएगा तो उसमें टाइम का सेंस कैसे काम करेगा, दोनों तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसी बातचीत को बताने के लिए, इसी बातचीत को डिस्कस करने के लिए हम वर्ड हम यूज करते हैं। जनरली बात करते हैं हमारे सामने व्हाइल का, जनरली हम लोग बोलते हैं, या हम लोग बोल देते हैं एज सुन एज, बहुत फेमस वर्ड है, इस चीज को आप लागू करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अनटिल का, इसके बाद हमारा जुट रहा है अनलेस, ठीक है। इसके बाद हमारा जुट रहा है बिफोर, इसके बाद हमारा जुटर आफ्टर और सिंस। और भी वर्ड हो सकते हैं, इतना काफ़ी आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो हमारे सामने जब कंसेप्ट है, ये जो बात हमारे सामने व्हाइल, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये जो बात हमारे सामने आ रही है इसमें टाइम का सेंस छुपा हुआ है। क्या है, टाइम का सेंस छुपा है। और ये जब टाइम का सेंस छुपा है तो जब किसी भी एरर में लग जाएंगे तो ये भी एक कंजंक्शन के रूप में काम करेंगे। मतलब वहाँ पे टाइम का सेंस लेकर आएगा, लेकिन किसी चीज़ को दो कंजंक्शन मतलब दो वर्ड को या किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं। तो इनको कोई पेयर कंजंक्शन की वर्ड की जरूरत नहीं होती है, बस ये जिस किसी भी वर्ड में लग जाएंगे ना, जिस किसी भी एरर में, तो वहां पे कंजंक्शन और टाइम का सेंस लेकर आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको लेते हैं, बहुत फेमस चीज है, आप लोग जनरल बचपन से बोलते हैं, द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। देखा जाए इस बात को, तो बात हमारे सामने हो रही है द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारे सामने हो रही है, इसको मान लेते हैं पहला सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग, इसको सेंटेंस 1 बोल सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे जुट रहा है ये चीज़ हमारा ही रीच द स्टेशन, मैं जिसको अंडरलाइन करूँ अभी उसी तरह देखना है, तो इसको सेकेंड सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इन दोनों को, इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए ये जो बात हमारे सामने आ रही है ना, ये बिफोर, ठीक है, ये बिफोर तो ऑलरेडी टाइम का सेंस छुपा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में इसको कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कंजंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा समझ में। चूंकि बिफोर जो टाइम है, मतलब वहाँ पे ट्रेन छूट गई, उसके स्टेशन जैसे पहुंचे उसके कंडीशन में ट्रेन वहाँ छूट गई, यानी इस कंडीशन में टाइम का सेंस ले रहा है। जब टाइम का सेंस ले रहा है, जब आपको जब कोई किसी इंसान का जब ट्रेन छूट जाता है या ट्रेन पकड़ लेता है तो टाइम ही की तो बात होती है। टाइम या तो आप समय पर पहुंचते हैं या लेट से पहुंचते हैं। तो ट्रेन छूटा ये सौभाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो टाइम का सेंस लेकर यहाँ पे बिफोर जो आया हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी टाइम का सेंस छुपा है। और ये जब टाइम का सेंस छुपा है तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए, इन दोनों को वर्ड को एक साथ मर्ज करने के लिए यह कंजंक्शन के तौर पे भी काम करा है, यानी बिफोर को कंजंक्शन ऑफ टाइम बोल देना यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आया होगा इस चीज़ को समझ में। तो बढ़ते एक और दायरा आपके लिए जुड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो देखना है। अब देखना है हमारे सामने पिछली चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया है। इफ की बात कर ले, व्हेन की बात करें, इन दोनों में कंट्रास्ट क्या है, इन दोनों में लड़ाई क्या है। तो बात करते हैं इफ का, इसके बाद करते हैं व्हेन का। तो इन दोनों को समझने के पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जब इस रिलेट करेंगे किसी भी वर्ड में, जब कंजंक्शन के तौर पर रिलेट करेंगे तो या तो भविष्य में बताने के लिए बात होती है। जब भविष्य की बात जब बताने के लिए होती है तो हम लोग इफ की और व्हेन की बातचीत कब करेंगे, जबकि कोई भी चीज़ को हमको फ्यूचर में बताना हो तो उस बातचीत को हम कैसे बताएंगे। तो देखिए एक चीज़ को आपको यहाँ पे जो दायरा हम समझा रहे हैं, बात करते हैं पहला चीज़ हमारे सामने जुटा है इफ का, ठीक है जी। तो जो इफ जुटा है, इस कंडीशन में कोई भी बात अगर हम फ्यूचर में बताने के काम करेंगे तो फ्यूचर की बातचीत तो हम बताएंगे, लेकिन वो बातचीत हमारा कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। यानी अनसर्टेन कह देने से क्या समझ में आता है कि वो फ्यूचर की बातें वो निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई मतलब निश्चित नहीं है। लेकिन जब इसी की दूसरी बातचीत हम करना चाहें व्हेन का, तो इस कंडीशन में आपका वो
भविष्य की बातचीत हमारे सामने सर्टेन की हो जाती है। कैसा हो जाती है? मतलब वो निश्चित हो जाता है, यानी उसकी जानकारी अब पहले से होती है, तभी आप किसी बात की जानकारी अब बताते हैं। उसकी जानकारी आपको पहले से होती है, इसी कंडीशन में व्हेन की बात करते हैं। लेकिन जिस किसी भी सेंटेंस में अगर इफ़ की बात हम करेंगे किसी फ्यूचर की बातचीत करने के लिए, तो फ्यूचर में बोलेंगे, लेकिन वो फ्यूचर की बातें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गौर करना है। तो अब ये कैसे काम करता है, ये दायरा कैसे काम करेगा, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम ले रहे हैं। तो एक एक एग्जाम्पल पे ध्यान देना, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, उसी चीज को समझने के लिए दो एग्जाम्पल आपके लिए हम पेश किए हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल पे हम गौर करते हैं। तो बोलता है इफ यू वांट टू मीट हिम यू शुड गो टू हॉस्पिटल। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, किसी इंसान को आप हॉस्पिटल जाने की बात करें, तो आप सिर्फ संभावना फ्यूचर की बात करना चाहिए कि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब वो बात निश्चित नहीं कि वो बंदा जा ही सकता है, उसकी बात में कोई निश्चित नहीं दिख रहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं। यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि आप किसी से मिलना, मतलब उनसे मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल जाना चाहिए। यानी इसमें अनसर्टेन का सेंस छुपा है। क्या छुपा है? अनसर्टेन का छुपा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं। और इसी बातचीत को हम बताने के लिए क्या यूज किए हैं? इफ का यूज किए हैं। तो आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं व्हेन दे लेफ्ट द हाउस आई लेट यू नो। जब कोई इंसान अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, बोलता है कि जब वे लोग घर छोड़ दिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यानी आप ये जो बंदा घर छोड़ा है, यानी उसकी जानकारी आपको पहले से है, तभी तो आप भविष्य की किसी से बताने के काम कर रहे हैं कि हाँ उस बात की सर्टेन है, क्योंकि उसकी जानकारी मुझे पहले से है कि बंदा अपना घर छोड़ दिया, चलिए मैं आप आई लेट यू नो, मतलब आपको बताता हूँ। तो इसी बातचीत को यहाँ पे जो व्हेन का यूज हुआ है, इस बात में अपने आप में बिल्कुल निश्चिंत की बात हो रही है, क्योंकि वो इस इंसान की जानकारी पहले से ही है कि वो इंसान घर छोड़ दिया है। इसी बातचीत को, यानी इसमें अगर हम बोल सकते हैं तो यानी सर्टेन की बात हो रही है, अनसर्टेन की बात नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि किस कंडीशन में, किस सेंस में काम कर हमारा एक एक दायरा। बस आपको इसी कंसेप्ट पे हजार चीज आप लागू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो बढ़ते आगे, एक और दायरा आपके लिए जुड़ रहा है आपके स्क्रीन पर, तो उसे इसको देखना है। अब आइए पिछली चीज को समझ लेने के, एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया, बहुत बेहतर चीज है, तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है इवन इफ। अब बात करते हैं इवन इफ का, अगर इसकी हिंदी मीनिंग निकालना चाहें, अगर बात करें इवन की और इफ की, इन दोनों को मर्ज कर कर एक नया अगर हम हिंदी निकालने की कोशिश करें, तो इसका हिंदी हमारा निकलता है चाहे। बोलते हैं हम लोग जनरली, मतलब चाहे के अर्थ में निकलेगा। कैसा होगा? चाहे के अर्थ हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जनरली। तो अब बात करते हैं कि मैं एग्जाम को पास करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना चाहिए। तो इसमें सेंस क्या निकल रहा है? चाहे का। तो उसी वर्ड को यूज करने के लिए जो हम ग्रामेटिकल वर्ड बोलना चाहते हैं, इवन इफ बोल देते हैं। यानी मतलब इस दायरे को कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लेते हैं आई विल हेल्प हिम इवन इफ ही हेट्स मी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि मैं उनकी मदद करूंगा, ठीक है, इवन इफ हेट्स मी। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है इवन इफ का, जो ये इवन इफ हमारा जुटा है, ये चाहे के सेंस में जुट रहा है। कैसा है? चाहे के अर्थ में जुट रहा है। तो देखिए इस बात को एक चीज और जान लीजिए, ये जो चाहे जुट रहा है, इन दो वर्ड को यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी इस कंडीशन में इसको हम कंजक्शन वर्ड बोल सकते हैं, कंजक्शन वर्ड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, एक सेंटेंस 1 और एक सेंटेंस 2, यानी दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हम जो कंजक्शन के तौर पर यूज किए हैं यहाँ पे इवन है, ये हमारा कंजक्शन का भी सेंस लेकर आया हुआ है। क्योंकि काम हम किस पे कर रहे हैं? कंजक्शन का, तो बात हमारे सामने वही होनी चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप इस दायरे को आप लागू कर सकते हैं, इससे हजार सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ रहा होगा समझ में। एक और दायरा आपके लिए जुड़ रहा है बहुत बेहतर लेवल पर, उसको देखना आपको। चलिए अब इसके लिए उस चीज़ को समझ लें कि एक अंतिम दायरा आपके लिए जुड़ गया, बहुत बेहतरीन चीज़ ये हमारे सामने एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले इसको समझ लिया जाए, फिर बात करेंगे आगे। तो बोलता है इफ या वेदर, ये तो आप समझ रहे हैं, इफ ऑब्लिक वेदर मतलब इफ या वेदर। इसके इसी की कॉन्ट्रास्ट की बात करें दैट का, मतलब इन दोनों का यूज, इन दोनों के साथ, मतलब इनके साथ क्या यूज है, मतलब इन दोनों के साथ साथ इसमें दैट में, दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को आज खेल को हमको समझना है। तो एक एक दायरे पे पहले समझ लिया जाए। तो पहला चीज़ आपके लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इफ का, ठीक है।
तो आपको देखना है कि इफ और वेदर की बातचीत कहाँ होगी, पहले उसको समझ लीजिए। जो कंडीशन में जैसे लिख रहा हूँ आप भी सिर्फ उसी तरह उतारिएगा अपने कॉपी पे। तो बोलता है कि इफ और वेदर की बातचीत हो रही है, तो इफ और वेदर की बात हम वहाँ करेंगे जब सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव हो। पहला बात तो आप जान लीजिए कि इफ और वेदर की चर्चा हम तभी करेंगे जब सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब क्या समझते हैं, स्वीकारात्मक होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब उस कंडीशन में वर्ड हमारा यूज होना चाहिए डाउटफुल। कैसा होना चाहिए, डाउटफुल। अब दूसरा चीज हमारा क्या जुड़ा कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए और साथ ही साथ उस पूरे सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप चाहें तो इफ भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं, या आप चाहें तो वेदर भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी दो कंडीशन में आपको, इस कंडीशन में आपको यूज क्या करना है, इफ या वेदर का। कैसा, ये फॉर्मेट के अनुसार। इसी के बाद चीज हम दूसरा करना चाहें तो अगर मान लेते हैं कि सेंटेंस मेरा निगेटिव हो, जी हाँ समझना इस बात को है कि सेंटेंस मेरा निगेटिव हो और साथ ही साथ सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव हो। कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, और उस वर्ड में, उस सेंटेंस में हमारा यूज किया गया हो डाउटफुल। कैसा हो, डाउटफुल। तो उस कंडीशन में जब क्या समझना है कि सेंटेंस मेरा निगेटिव हो या सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव हो, उस कंडीशन में अगर हमारा यूज किया गया है डाउटफुल का, तो आगे हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे दैट का। क्या करेंगे, सिर्फ दैट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो और उसमें डाउटफुल यूज हुआ हो तो दैट लाएंगे, और इफ या वेदर की बातचीत तो आप समझ ही होंगे। अब ये पूरा खेल कैसे काम करता है, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देख लिया जाए। तो पहला एग्जाम्पल आपके लिए जुट रहा है, तो देखना है अब आपके उसी चीज़ को समझने के लिए दो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम पेश किए हैं। तो पहला एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। तो बोलता है कि सोहन इज डाउटफुल इफ ऑब्लिक वेदर हिज रूममेट विल पे हिज फी ऑन टाइम। तो देखिए हमारे सामने जो बात हो रही है डाउटफुल का, जी हाँ, जब डाउटफुल की हो रही है तो डाउटफुल तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा हमारे सामने क्या किया, इफ या वेदर का। जब इफ या वेदर की चर्चा हमारे पूरे एरर में किया जाता है तो आपको पता है कि किस सेंटेंस में किया जाता है। कैसा मेरा वो एरर होना चाहिए, एरर तो होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, वो सेंटेंस मेरा बिल्कुल अफर्मेटिव होना चाहिए। तो पढ़ने से ही पता चला कि यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल अफर्मेटिव है और साथ ही साथ हमारा यूज किया गया डाउटफुल का। तो उस कंडीशन में आप चाहे तो इफ ही लगाए तो कभी कोई परेशानी नहीं, अरे आप चाहे तो वेदर भी लगाए तो कोई परेशानी नहीं। यानी इस सेंटेंस में आप इफ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या इफ की जगह पर वेदर भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी बात हमारे सामने दोनों ठीक हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल पे। तो बोलता है आई एम नॉट डाउटफुल दैट यू विल क्लियर एसएससी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे बात जब हमारे सामने हो रही है डाउटफुल का, गौर करना इस बात का। तो डाउटफुल यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना आगे जो हमारा जुट रहा है दैट। आप गौर करना यहाँ पे कि जो इस सेंटेंस में हमारा दैट का यूज हुआ है, अब आपको पता है कि दैट का यूज हम जब भी करते हैं जब सेंटेंस मेरा निगेटिव होना चाहिए। तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि एक कंडीशन में हमारा पूरे सेंटेंस में निगेटिव सेंस लगा हुआ, चूंकि एम के बाद हमारा क्या जुट रहा है, नोट, यानी नोट अपने आप में क्या है, निगेटिव है। यानी इस कंडीशन में यहाँ पे दैट का यूज करना बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आ रहा होगा समझ में। फिर बात करते हैं इसी बातचीत को, अगर बात हम अगर बोलते हैं इंट्रोगेटिव में, तो बोलता है कि इज सी डाउटफुल दैट हर फ्रेंड विल क्लियर एपीएससी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है इज सी की, तो डाउटफुल यूज हमारे सामने जुट रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब डाउटफुल भर हमारा जुट चुका है तो आगे हम बढ़ने का प्रयास करिए दैट का। तो अब आपको पता है कि दैट का यूज हम तभी करेंगे या तो सेंटेंस मेरा निगेटिव होना चाहिए या सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो भी हमारी कोई अब परेशानी नहीं है। यानी बात ये भी हमारे सामने बिल्कुल कहानी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये चीज़ को आपको आया होगा समझ में, बेहतरीन चीज़ है। तो अब आज जो हमने आज तरह से एक एक दायरे पे हम लोग लेके काम के एक एक चीज़ को हम समझे, ये चीज़ आपके साथ आज मिलकर हम यही खत्म करते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो कंजक्शन की मैंने चैप्टर आपको शुरू से लेकर आया था, इसकी कहानी आज आपके साथ ये मिलकर समाप्त हुआ। बस आपको घर में इसको देखना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसको क्वेश्चन में लागू करना है। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो आज इस कहानी को मिलकर हम यही आपके साथ रोकते हैं। फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, बहुत बेहतर चैप्टर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।